नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज हम छठे चैप्टर जो मेटलर्जी वाला जो चैप्टर है उसमें हम धातु कर्म जो हमने पढ़ लिया है, अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो धातु कर्म में ऊष्मागतिकी सिद्धांत का क्या योगदान है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी ऊष्मागतिकी सिद्धांत जो है वो भी धातु कर्म को किस तरह से प्रभावित करता है। धातु कर्म में कई सारे स्टेप होते हैं। हम पहले अयस्क का चूर्णीकरण करते हैं, चूर्णीकरण करने के बाद उसका सांद्रण करते हैं, सांद्रण करने के बाद उसको धात्विक ऑक्साइड में बदलते हैं और धात्विक ऑक्साइड का फिर अपचयन करते हैं और अपचयन करने के बाद में हमें अशुद्ध धातुएं प्राप्त होती हैं और उस अशुद्ध धातु का शोधन करके हम शुद्ध धातु को बच्चों प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रक्रम है, इस पूरे प्रक्रम में धातु कर्म जो है उसमें ऊष्मागतिकी कहीं ना कहीं अपना रोल अदा करती है। तो ऊष्मागतिकी कंसेप्ट के आधार पर हम इसको समझते हैं कि ऊष्मागतिकी किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। ऊष्मागतिकी के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज, उन्होंने एक समीकरण दिया। उस समीकरण की सहायता से इसको समझाया कि इसमें जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं, धातु ऑक्साइड का जो अपचयन होता है वो किस प्रकार से अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है या अस्वतः प्रवर्तित होती है। तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज ने एक समीकरण दिया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इसको अगर अपन मानक अवस्था में देखें तो ये होता है डेल्टा जी जीरो बराबर डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एस जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि गिब्स की मुक्त ऊर्जा जो परिवर्तन है वो एंथैल्पी में परिवर्तन माइनस परम ताप का गुणा एंट्रोपी में परिवर्तन के माइनस के बराबर होती है। यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा एच मानक एंथैल्पी परिवर्तन है, डेल्टा एस जो है वो मानक एंट्रोपी और टी परम ताप होता है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी उस अभिक्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त हुई। मुक्त ऊर्जा से मतलब ये हुआ कि यूज्ड एनर्जी जो अभिक्रिया हो रही है उसमें कितनी जो है वो ऊर्जा का उपयोग किया गया, वास्तविक ऊर्जा का उपयोग हुआ, वो मुक्त ऊर्जा के टर्म में हम उसको जानते हैं। डेल्टा एच जो होता है वो एंथैल्पी परिवर्तन, जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हुआ। डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी। एंट्रोपी जो होता है वो है माप डिसऑर्डरनेस की। जितनी अव्यवस्थाएं ज़्यादा होंगी उसकी एंट्रोपी उतनी ही अधिक होगी। जितनी अव्यवस्थाएं कम होती जाएंगी, कण अणु या एटम्स जो होते हैं व्यवस्थित होते जाएंगे तो उसकी एंट्रोपी कम होती जाएगी। इस प्रकार से हम एंट्रोपी को समझते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित कब होगी, यानी स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है। कंडीशन है इसकी कि जब ये डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो जाएगा उस समय अभिक्रिया जो होगी वो स्वतः प्रवर्तित होगी। अब ये डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, यानी इसका मान हमें नेगेटिव होना चाहिए। ये कब होगा बच्चों, ये दो कंडीशन में हो सकता है। एक तो क्या हो कि डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव हो लेकिन इन सब का मान इस डेल्टा एच से अधिक होना चाहिए, उस कंडीशन में ही ये नेगेटिव हो सकता है। ठीक है बच्चों, या फिर अगर ये नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और ये किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं होगा। तो ये जो कंडीशन है कि डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और टी डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से अधिक होना चाहिए, यानी नेगेटिव मान जो है इस पॉजिटिव मान से अधिक होना चाहिए, तभी डेल्टा जी जो होगा वो नेगेटिव होगा। और जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। तो इस प्रकार ऊष्मागति के आधार पर हम धातु कर्म के प्रक्रम को समझा सकते हैं कि धातु कर्म में धातु ऑक्साइड का निर्माण या धातु ऑक्साइड का अपचयन जो है वो स्वतः प्रवर्तित है या अस्वतः प्रवर्तित है। इन मानों के आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। एलिंगम आरेख की बात करते हैं अपन बच्चों, तो एलिंगम आरेख के लिए विभिन्न धातु और अधातुओं के, जितनी भी धातु और अधातु हैं उनके ऑक्साइडों के लिए एलिंगम ने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और ताप के मध्य ग्राफ खींचा। तो उस ग्राफ को ही हम क्या कहते हैं, एलिंगम आरेख कहते हैं। इस एलिंगम आरेख में डेल्टा एस का मान जब ऋणात्मक होता है तो इसकी एक सरल रेखा का ढाल जो होगा वो धनात्मक होगा और जब डेल्टा एस का मान धनात्मक होता है तो इसकी सरल रेखा का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है। और जब डेल्टा एस का मान क्या होगा, जीरो होगा, उस समय
एक ये सरल रेखा क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होगी जिसका ढाल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार बच्चों इस डेल्टा जी और टेम्परेचर के मध्य जो एक ग्राफ खींचा गया जिसे एलिंगम ने प्रतिपादित किया, इसलिए इस आरेख को एलिंगम आरेख कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार की धातु और अधातु के ऑक्साइडों के अपचयन को समझाती है, इसे ही हम एलिंगम आरेख कहते हैं। एलिंगम आरेख की सहायता से हेमेटाइट के अपचयन की अपन व्याख्या देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो अपन एलिंगम आरेख में अपन इस प्रकार से एक आरेख खींचते हैं हेमेटाइट के अपचयन का। हेमेटाइट का जब अपचयन होता है उस प्रकार कोक या कार्बन द्वारा, तो हमें इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसके पॉइंटों को अपन देखते हैं, इसका अध्ययन करते हैं कि इसमें क्या है। जब ताप 1073 केल्विन पर जो होता है वो उसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है। यानी जब इसका टेम्परेचर 1073 होता है तो ये इसका प्रतिच्छेदन बिंदु कहलाता है, क्योंकि इस ताप से कम और इस ताप से अधिक पर इसके अपचयन का मार्ग जो है वो बदल जाता है। यानी 1073 केल्विन ताप से नीचे हेमेटाइट का अपचयन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा होता है। यानी ये जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात जब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है यानी Fe से Fe2O3 में बदलना, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन इसके कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से अधिक होता है। इस सब अभिक्रिया को अपन इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। हेमेटाइट जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयित हो रहा है और आयरन में बदल रहा है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि 1073 डिग्री केल्विन से जब ताप कम ताप पर होता है तो हेमेटाइट का अपचयन हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है कम टेम्परेचर पर और ये इसको अपचयित कर देती है। जब टेम्परेचर 1073 से ऊपर हो जाता है तो हेमेटाइट का अपचयन कोक द्वारा होता है, यानी कार्बन द्वारा होता है। इस समय कोक जो होता है इसको अपचयित करता है, यानी फ्री एनर्जी जो होती है, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो होता है Fe से Fe2O3 बदलने का, ये कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनने से अधिक होता है। अर्थात अगर अपन अभिक्रिया को देखें तो इस प्रकार होगी कि हेमेटाइट जो है वो कोक से अपचयित हो रहा है और आयरन बना रहा है। तो इस प्रकार बच्चों ताप, क्योंकि 1073 हेमेटाइट का टेम्परेचर जो है वो 1073 डिग्री पर वेरी करता है और जब इसका टेम्परेचर इससे कम है तो अपचयन जो होगा वो किससे होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा। जब इससे अधिक टेम्परेचर हो जाएगा तो ये कार्बन यानी कोक द्वारा इसका अपचयन होता है। इसको हम इस आरेख द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आरेख में दिखाया गया है। तो इस आरेख में जब इसको प्रदर्शित करते हैं तो ये चित्र हमें आरेख प्राप्त होता है जिसे हेमेटाइट के अपचयन का एलिंगम आरेख कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न जब पूछा जाए बच्चों तो हमें इन बिंदुओं की सहायता से और इस आरेख की सहायता से इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। किसी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना में एलिंगम आरेख की क्या भूमिका होती है उसको अपन देखते हैं बच्चों। अपना एक टॉपिक है अलग कि यह धातु ऑक्साइडों के धातु में अपचयन हेतु उपयुक्त अपचय के चयन में सहायक होता है। यानी एलिंगम आरेख जो होता है वो किसी भी धातु के अपचयन के लिए एक उपयुक्त अपचय को सेलेक्ट करने में सहायक होता है। उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा अपचय जो है उस धातु के अपचयन के लिए उपयुक्त होता है। कैसे पता करते हैं कि प्रावस्था परिवर्तन, यानी जब प्रावस्था ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में बदलती है तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब ठोस से द्रव में आएंगे तो अणु के कण जो थोड़े दूर दूर होंगे, गैस में आएंगे तो गैस के कण थोड़े और दूर होंगे। तो इस प्रकार से जब कण दूर दूर होते हैं तो इनमें अव्यवस्थाएं बढ़ती हैं और जब अव्यवस्था बढ़ेगी तो एंट्रोपी का मान स्वतः ही बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एंट्रोपी में वृद्धि होगी और डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, हमें धनात्मक प्राप्त होगा। अगली अपन कंडीशन देखते हैं कि जब प्रावस्था परिवर्तन गैस से द्रव और द्रव से ठोस में हो रहा होता है, यानी जब प्रावस्था या तो गैस से द्रव में बदल रही होती है या द्रव से ठोस में हो रही होती है, तो इस पर अणुओं की यादृच्छिकता जो होती है यानी रैंडमनेस जो होती है या हम कहेंगे अव्यवस्था जो होती है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है और उसके कारण एंट्रोपी में कमी आ जाती है और डेल्टा एस का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है।
प्रावस्था परिवर्तन छोड़कर अन्य सभी स्थितियों में वक्र जो होती है वो सीधी रेखा में प्राप्त होती है। आरेख में वह बिंदु जिसके नीचे डेल्टा जी का मान जो होता है वो ऋणात्मक हो जाता है तो धात्विक ऑक्साइड भी स्थायी होगा। यानी जब डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होगा उस समय धातु ऑक्साइड जो होता है वो स्थायी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन के ऊष्मागतिकी रूप से संपन्न होने के लिए डेल्टा जी का चिन्ह जो है वो ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक का अर्थ हो गया कि जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होगा उस समय ही कोई ना कोई जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, वो स्वतः ही संपन्न हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों हम किसी भी अयस्क के ऊष्मीय अपचयन की संभावना को एलिंगम आरेख के द्वारा इन बिंदुओं के माध्यम से समझा सकते हैं। एलिंगम आरेख की सीमाएं बच्चों, हम देखते हैं एलिंगम आरेख की क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। कि एलिंगम आरेख केवल यह बताता है कि अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, केवल इस बात को बताता है। यह आरेख अभिक्रिया की बल गति के बारे में कुछ नहीं बताता कि अभिक्रिया जो होगी वो प्रथम कोटि की होगी, द्वितीय कोटि की होगी, ये इस बात को नहीं बताता है क्योंकि ये ऊष्मा गति की धारणा पर आधारित होता है। तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि डेल्टा जी जीरो का मान जो है यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की व्याख्या इस धारणा पर आधारित है कि अभिकारक और उत्पाद साम्य अवस्था में है, क्योंकि डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस आर टी एल एन के, ये जो है ये संभावना केवल कब संभव है, जब साम्य अवस्था में हो, यानी जब अभिक्रिया उत्पाद और अभिकारक जो होते हैं वो साम्य अवस्था में होते हैं उस समय ही केवल ये कंडीशन अप्लाई की जा सकती है। परंतु अभिकारक और उत्पाद ठोस अवस्था में होने पर, अगर ये ठोस अवस्था में है तो यह सत्य नहीं होता, यानी ये जो है वो अभिक्रिया ट्रू नहीं होगी। जब सभी स्पीशीज ठोस अवस्था में होती हैं तो अभिक्रिया मंद गति से होती है और अयस्कों के पिघलने पर तीव्र हो जाती है। तो इस प्रकार से एलिंगम आरेख की कुछ सीमाएं हैं, यानी एलिंगम आरेख की कुछ कमियां हैं जिनसे हम इन बातों का पता नहीं लगा सकते। तो बच्चों ये जो है वो एलिंगम आरेख की सीमाएं पर इस प्रकार से बता सकते हैं।